नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी भूगोल की सीरीज चल रही है और अभी तक हमने देख लिया है भारत का सामान्य परिचय, भूगोल क्या होता है और एक तरफ चल रहा है भौतिक भूगोल, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। आज हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। बिल्कुल सरलता से बताऊंगा, अगर आप समझना चाहते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं बोलते भी जा रहा हूं, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी अक्षांशीय और देशांतर रेखा वाली, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। वैसे उम्मीद है आप वो देख लेंगे, और जिसने नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूं, तभी आपको पता चलेगा कि भारत कहाँ स्थित है। मैप नहीं है, मैं घर पर हूं अभी, इसलिए ये मान लो हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर हमने क्या खींची है, ऐसी क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे क्षैतिज रेखाएं लंबवत खींची गई हैं। तो ये क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और ये बीच में जो 0 डिग्री की क्षैतिज रेखा खींची गई है, भूमध्य रेखा खींची गई है, इक्वेटर खींची गई है, तो दोस्तों इसी को बोला जाता है 0 डिग्री की भूमध्य रेखा। ये बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है। ये काल्पनिक रेखा है, ऐसा नहीं है कोई ऐसे ले गया हो, शक्तिमान चला गया हो और खींच के आ गया हो। और एक ध्यान से सुनना, अर्धवृत्ताकार खड़े में ध्यान से सुनना, ऊर्ध्वाधर रेखाएं खिंची रहती हैं पृथ्वी पर। ये रेखाएं कहलाती हैं कौन सी, देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं पूर्व और पश्चिम को बताती हैं, अक्षांश रेखाएं उत्तर और दक्षिण को बताती हैं। तो देखते हैं भारत की स्थिति कहां पर स्थित है, ये तो मैंने पहले पढ़ा दिया। अब हम देखेंगे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मान लो ये है पृथ्वी, मान लो ये क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी से बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जो कि 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, जिसको बोला जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अब ये क्या करेगी, इसके ऊपर वाला आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोले का आधा भाग, इसीलिए बोलते हैं गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध यहां पे लिख देता हूं, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। किसी को ना पता हो तो ये बता देता हूं मैं, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर और इधर होता है दक्षिण। तो मुझे ये बताओ कि भारत ऊपर स्थित है कि नीचे, ऊपर स्थित है, ये तो हमें पता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब एक और काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे बोलते हैं देशांतर रेखा, 0 डिग्री की देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ध्यान से सुनना, ये लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से निकलती है। रॉयल वेधशाला है, ये 1884 के समथिंग इसको बनाया गया था, 1984 1884 के समथिंग है, देख लेना, ध्यान से सुनना। तो अपन ने देखा अभी क्या है, हमने देख लिया कि 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा क्या करती है, इसको पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग में बांटती है, और हमारी अक्षांश रेखा क्या करती है, इसको उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटती है। अब भारत कहाँ स्थित है, ध्यान से सुनना, हमारा भारत स्थित है विषुवत रेखा से जस्ट ऊपर। देखो 1 2 3 4 5 6, ध्यान से सुनना, 6 7 8, तो यहाँ पे बना देते हैं अपन प्यारा सा भारत। अभी अपन ऐसे ही बना रहे हैं, ध्यान सुनना, फिर बाद में अच्छा बना लेंगे। अभी आप ये मत बोलना कि ये कैसा बना दिया, अभी देखने के लिए बना रहे हैं नॉर्मली। मान लो ये क्या है, हमारा भारत है, जैसा अभी दिख रहा है, छोड़ो अभी। तो भारत कहाँ स्थित है, सबसे पहले सबसे इंपोर्टेंट चीज है, हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में पूरब वाले भाग में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में पूरब वाले भाग में स्थित है, मतलब हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसकी स्थिति अक्षांश रेखा के हिसाब से देखने की हम कोशिश करेंगे। तो 0 डिग्री विषुवत रेखा अक्षांश रेखा 2 भागों में बांट रही है और भारत इसके ऊपर स्थित है। तो मतलब यहां से शुरुआत होती है 1 2 3 4 ऐसे 90 तक जाती है,
और 90 वाला उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और नीचे जाती है ऐसे 90 डिग्री अक्षांश रेखा नीचे वाली दक्षिणी ध्रुव कहलाती है। तो हमारा भारत उत्तर में स्थित है। तो ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 मतलब ये वाली जो अक्षांश रेखा होगी यहाँ से भारत की शुरुआत है, और ये वाली अक्षांश रेखा पर भारत खत्म हो जाता है। और आपको पता है कि भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये थोड़े नीचे तक है ऐसे, तो यहां से शुरुआत मान लेते हैं अगर हम द्वीप समूह से लेते हैं। तो अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारत में कहां से अक्षांशीय रेखाओं का विस्तार शुरू है। तो आपने सुना होगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर धरातलीय सीमा देखी जाए तमिलनाडु में, तो ध्यान से सुनना 8.4 मतलब 8 डिग्री 4 मिनट। अब ये कौन सा आएगा, कौन सा, ये पेपर में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये कौन सा आएगा, उत्तरी अक्षांश। कौन सा जाएगा, उत्तरी अक्षांश। 8.4 या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर में स्थित है। उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 ये लिखाइए पहले ही, 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी क्या जाएगा, उत्तर में स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। उत्तरी अक्षांश में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। तो ध्यान से सुनना, 8.4 सीधी बात है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में ये भारत की अक्षांशीय स्थिति है। इससे पता चलेगा अक्षांशीय स्थिति से कि भैया भारत में किसी को आना है तो भाई कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, क्या है, सारी की सारी चीजें स्थिति बता देगा ये पूरा का पूरा। साथ ही साथ ये हमारे यहाँ बताता है कि मौसम कैसा है, हमारी जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, क्यों है, ये मैंने उस वीडियो में बता दिया है। तो उम्मीद है इतना आ गया होगा आपको। अब हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार। ये 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, लेकिन हमें भारत के सापेक्ष में देखना है। तो इसके इस साइड जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाएंगे, दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 68 68.7 68 डिग्री 7 मिनट। अब कौन सा आ जाएगा, ये पूरब में है ना, पूरब, तो पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ध्यान से सुनना, पूरब में स्थित है इसीलिए पूर्वी देशांतर पेपर में बहुत कंफ्यूज करता है, ये बिल्कुल सरल है। ध्यान से सुनना, 68.7 से 97 68.7 से 97.25 97 डिग्री 25 मिनट बोल देते हैं इसको। ध्यान से सुनना, तो हमारा, और ये आ जाएगा पूर्वी देशांतरी, पूर्वी देशांतर। तो ध्यान से सुनना, भारत की स्थिति कैसी हो गई अक्षांश के हिसाब से हम देखेंगे तो 8.4 से लेकर 37.6, ये आपको याद रखना है, हर एक पेपर में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों। और हमारा देशांतरीय विस्तार है 68.7 से 97.25 तक है, मतलब 68.7 से लेके 97.25 मतलब 25 मिनट बोल देते हैं। और अगर हम नीचे से देखें कि भैया हमारा भारत का विस्तार अगर हम अंडमान निकोबार को मिला लें तो हमारा कितना आ जाएगा, यहां पर देखें तो 6.4 उत्तरी अक्षांश। ध्यान से सुनना, क्या जाएगा, 6.4 उत्तरी अक्षांश तक आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, आगे चलते हैं कहानी कि भैया इन लाइनों को खींचने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों खींची गई देशांतर रेखाएं, हमें क्या फर्क पड़ता है उनसे। तो हमने पहली भी देशांतर वाली वीडियो में देख लिया कि ये इसीलिए जरूरी है कि किसी भी शहर, किसी भी देश का समय निर्धारित करना है, तो ये मानक समय रेखा मतलब समय निर्धारित करने वाली रेखाएं होती हैं। तो 0 डिग्री को मानक समय रेखा बोलते हैं। लेकिन अगर हम 0 डिग्री को मानक समय रेखा मान लेंगे तो हमारे भारत का समय 5.5 घंटा क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। क्यों होगा मैंने ये बता दिया उस वीडियो में, थोड़ा सा मैं समझा भी देता हूं आपको, ध्यान से सुनना, बिल्कुल सरल है अगर आप समझो तो। हमने देखा 0 डिग्री से क्या है, ये है अपना 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब 0 डिग्री से 68.7 तक स्थित है, 68.7। लेकिन ध्यान से सुनना, भारत की मानक रेखा क्या है, 82.5 डिग्री। तो अभी अपन देखेंगे 82.5 डिग्री क्या है, कैसे है। अब थोड़ी सी अपन फैक्चुअल मतलब जो पेपर में पूछी जाती है वो जानकारी देख लेते हैं, फिर अपन इस पर आएंगे।
सबसे पहले हमने देखा है कि 3 रेखाएं पृथ्वी पर खींची जाती हैं। एक तो 0 डिग्री कौन सी जाएगी, अक्षांश रेखा। एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ध्यान से सुनना, कर्क रेखा क्या होती है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये देखना, कर्क रेखा कहां से गुजर रही है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, पेपर में क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहला कौन सा जाएगा, गुजरात। गुजरात आ गया। गुजरात के बाद में कौन सा जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान आ गए। राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड। झारखंड के बाद में, ध्यान सुनना, सब लाइन से चल रहा है, बिल्कुल सरल है, एक चीज समझ में आएगी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। उसके बाद में यहां पर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और ये जो आपको तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ दिख रहा है, ये है त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ध्यान से सुनना, गुजरात, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो हमारी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर आपको पता है कि किस दिन कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, आपको पता है योगा दिवस मनाते हैं उस दिन, मुझे कमेंट करके बताना किस दिन। तो अब देखते हैं, ध्यान से सुनना, ये देशांतर रेखा। देशांतर रेखा में हमने देख लिया कि 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 देशांतर होता है। लेकिन किसी भी देश में कोई भी कार्य करना होता है तो समय की बहुत जरूरत पड़ती है। तो समय 2 प्रकार के होती है, एक तो मानक समय, ध्यान से सुनना, और एक स्थानीय समय। 2 चीज बहुत काम की हैं, एक स्थानीय समय और एक होता है मानक समय। अब बहुत काम की चीज मैं आपको बता रहा हूं, स्थानीय समय और मानक समय। स्थानीय समय मतलब जब जिस स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और लंबवत पड़ती हैं मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, वहां पर सूरज की शुरुआत हो जाएगी, दिन की शुरुआत हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं स्थानीय समय। स्थानीय समय मतलब जिस स्थान पर सूर्य की रेखाएं लंबवत पड़ती हैं, ध्यान से सुनना, उसको बोलते हैं स्थानीय समय। और मानक समय क्या होता है, मानक समय किसी भी देश का ऐसा समय होता है जो पूरे के पूरे देश को एक समान भाग में बांटता है। मतलब एक समान समय होगा, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो तब भी उसकी घड़ी में 6 बजेंगे, चाहे वह गुजरात में हो तब भी उसकी घड़ी में 6 बजेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले स्थानीय समय। अगर हम भारत में कोई भी काम मान लो स्थानीय समय के आधार पर करने लगे तो क्या होगा। भारत में मान लो हम स्थानीय समय को मान रहे हैं, तो सूरज का उदय, पृथ्वी कैसी घूम रही है, ये मान लो ये पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है और ये सूरज है। तो पृथ्वी कैसी घूम रही है, पूरब से पश्चिम की ओर। मतलब यहां पर अगर भारत है, ये भारत है यहां पर, तो ये ऐसे में घूम रही है और यहाँ सूरज है। तो पहले कौन सा हिस्सा आएगा, पहले हिस्सा आएगा अरुणाचल प्रदेश वाला। कौन सा आएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में तो सूरज का उदय हो जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनना, बाद में कहां पर होगा, गुजरात में होगा। तो कितने बाद में होगा ये अपन देख लेते हैं। हमने देखा था कि भाई 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो अब ध्यान से सुनना, 68 से लेके अगर हम 97 को देखें तो इनके बीच में कितना अंतर हो जाएगा, लगभग आप मान लो 30 डिग्री का। कितने का, 30 डिग्री का अंतर हो रहा है यहाँ और इनके बीच में। तो अपन अगर देखें 30 डिग्री को गुणा करें 4 से, तो 4 तिया 12, 120 मिनट। मतलब पूरब और पश्चिम, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दोनों के बीच में कितना अंतर हो रहा है, 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। अब इतना मत जाना यहाँ पे सर 29 हो रहा है, 29 दशमलव कुछ हो रहा है तो 116 सेकंड होंगे, वो मत, 116 मिनट वो मत जाओ, आप सीधा समझो, काम की चीज समझो।
120 मिनट का अंतर है, मतलब 2 घंटे का अंतर है। अगर हम स्थानीय समय देखें तो सूरज की लंबवत किरणें सबसे पहले कहां पड़ रही हैं? अरुणाचल प्रदेश पर। तो अगर हम स्थानीय समय के हिसाब से भारत के पूरे कार्यालय खोल दें तो अरुणाचल प्रदेश वाला तो मान लो सुबह 6 बजे सूरज का उदय हुआ है तो 6 बजे उठ के अपने ऑफिस में चला जाएगा। लेकिन तब 6 बजे क्या हो रहा होगा? गुजरात वाला सो रहा होगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा 2 घंटे बाद सूरज के सामने आएगा और सूरज पे लंबवत किरणें पड़ेंगी, तब यहाँ पर 8 बजे आदमी सोकर उठेगा। अगर अरुणाचल प्रदेश वाला 6 बजे ऑफिस पहुंच गया, उसने लगाया गुजरात के ऑफिस में फोन कि भैया कैसा काम चल रहा है, तो गुजरात वाला तो खर्राटे ले रहा, उसको मतलब ही नहीं है कि क्या चल रहा है ऑफिस में, ऑफिस बंद है। तो क्या देश चल पाएगा स्थानीय समय से? नहीं चल पाता, क्योंकि एक जगह अलग समय रहता है, एक जगह अलग समय रहता है। जो बड़े बड़े देश होते हैं वो बहुत ज्यादा अपने, जैसे अमेरिका 6 टाइम जोन में बांट रखा है अपने आप को, रसिया ने 11 टाइम जोन में बांट रखा है, मतलब अलग अलग टाइम जोन रहते हैं सभी देश के अपनी सुविधा के अनुसार। तो भारत ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक मानक समय रेखा, एक स्टैंडर्ड, आपने सुना होगा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब भारतीय मानक समय रेखा खींची गई है। तो अब मानक समय रेखा कैसे खींचें? अब हम कुछ ऐसा खींच देते हैं, ऐसी लाइन खींच देते हैं जो क्या करेगी, ध्यान से सुनना, जो क्या करेगी, इधर और इधर वाले दोनों हिस्से को बीच में से बराबर बांट देगी। तो अगर हम इनको जोड़ देते हैं 68 + 97 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 82.5 डिग्री। क्या मिल जाएगा? 82.5। मतलब अगर हम मान लें कि इस रेखा पर सूर्य की किरणें आएंगी तभी गुजरात में दिन माना जाएगा और तभी माना जाएगा अरुणाचल प्रदेश में दिन हुआ है। तो सभी अब चाहे नींद में हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, सभी उठ के अपने ऑफिस में पहुंच जाएंगे। तो 82.5 डिग्री, कितने? 82.5 डिग्री हमारी क्या है? मानक समय रेखा है। भारत की मानक समय रेखा कितनी है दोस्तों? 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा है। इसी के हिसाब से क्या होता है कि सारा भारत का समय निर्धारित होता है। अब भाई इस रेखा पर मान लो 6 बज गए हैं तो 6 बजे इसको भी उठना पड़ेगा और 6 बजे इसको भी उठना पड़ेगा। भले यहाँ पर दिन हो गया हो, भले यहाँ पे थोड़ी सी रात हुई हो, इसीलिए विवाद चलता है कि भैया 2 मानक समय रेखा हो, लेकिन भारत सरकार ने इसको खारिज कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, ध्यान से सुनना। अब हमने देखा कि भैया पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो हम पहले पता तो लगा लेंगे कितने राज्य से गुजरती है। मानक समय रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। तो सबसे पहले ऊपर कौन सा जाएगा? यहाँ पर यूपी, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद में यहाँ पर कौन सा जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, CG आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद में आंध्र प्रदेश आ जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद में यहाँ पर उड़ीसा आ जाएगा। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। हमने देखा है, करके देखा, 8 राज्यों से गुजरती है और हमारी 82.5 डिग्री मानक समय रेखा गुजरती है 5 राज्यों से होकर। और मानक समय रेखा के द्वारा ही हमारे भारत का समय का निर्धारण होता है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया बताइए, अगर लंदन में 12, मान लो लंदन में 5 बज रहे हैं, लंदन में 5 बज रहे हैं शाम के, तो बताइए भारत में उस समय कितना समय होगा? बिल्कुल सरल है भैया, 0 डिग्री है यहाँ पर। 0 डिग्री से अगर हम 82.5 डिग्री तक जाएं तो 82.5 का गुणा कर दो 4 में और आधा अलग कर दो, अपन बाद में देख लेंगे। 4 दूनी 8 और 8 चौको 32, 228 और यहाँ पर गुणा कर देंगे अपन 4 का, 2 आ जाएंगे +2, तो 330 मिनट भारत का समय आगे होता है। 330 मिनट भारत का समय क्या होता है? आगे होता है। तो ध्यान से सुनना, 330 मिनट मतलब कितना हो जाएगा अगर हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे? 5.5 घंटे। मतलब मानक समय रेखा से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। अगर वहां पर शाम के 5 बज रहे होंगे, ध्यान से सुनना, वहां पर क्या हो रहा होगा? 5 बज रहे होंगे,
जीरो डिग्री पर या लंदन में, तो हमारा समय 5 घंटे आगे रहेगा। तो हमारे यहाँ कितने बज जाएंगे? 10:35 हो जाएंगे। मतलब हमारा समय कितना है? 5.5 घंटे आगे है। वहां 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ 5:30 बज जाएंगे। जितने भी बज रहे हैं उसमें अपन 5.5 घंटे आगे कर देंगे। क्यों? क्योंकि पूरब पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूम रही है। तो पहले भारत आता है, फिर लंदन आता है, इसीलिए। क्योंकि 0 डिग्री, फिर 1 2 3 68 आएगा, फिर 0 आएगा बाद में। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। एक बार पूरा समअप करते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार 8.4 से लेकर 37.6 तक है, और देशांतर विस्तार 68.7 से 68°7' पूर्वी देशांतर। और भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश रेखा कर्क रेखा, जहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, क्योंकि भारत उत्तर में है, हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। जबकि मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। क्यों मानक समय रेखा को माना गया है? ये मानक समय रेखा आपको ध्यान से सुनना, अलग अलग जगह मिलेगी। कि कोई बोलता है इलाहाबाद के नैनी में होती है, या कहीं कहीं बोलते हैं कि मिर्जापुर में है। तो देख लेना, मिर्जापुर ऑप्शन में आए तो मिर्जापुर लगा देना, नैनी आए तो नैनी में लगा देना। इलाहाबाद के दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। अधिकतर मिर्जापुर मान लेते हैं, और पुरानी किताबों में नैनी लिखा रहता है। तो आप इसको नेट पर सर्च करके देख सकते हैं, पूरा चित्र बता देता है वो। तो इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि भाई समय कैसे निर्धारित किया जाता है, स्थानीय समय और हमारा मानक समय। तो भारत का आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि 0 डिग्री अक्षांशीय, ध्यान से सुनना। अब हम देखेंगे मानक समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में क्या अंतर है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना। जय हिंद, वंदे मातरम।